हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक इतिहास की दुनिया, अध्याय 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, भाग 2। तो आइए अब अध्याय 6 के शेष बचे भाग को देखते हैं। चेरो विद्रोह। बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपना राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। आइए अब देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों में भी असंतोष था। अतः मिदनापुर स्थित कारणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन सन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया, परंतु इससे चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। आइए अब देखते हैं हो विद्रोह। सन 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के ही सिंहभू जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। इसे अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक ढंग से दबा दिया। आगे चलकर इन लोगों ने भी मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। आइए अब देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा सन 1831 ईस्वी में हुआ। भारत के इतिहास में इस विद्रोह की एक अलग महत्ता है। प्रारंभ से ही यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू करवाया गया। तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतो का विरोध किया। उनके कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद सृजित किया गया। मानकी या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। ये मानकी जो कभी कोलों का सहयोगी हुआ करते थे, अंग्रेजों की नीति के कारण जमींदार बन बैठे और लगान नहीं चुकाने के कारण उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख एवं मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था, जिन्होंने धीरे धीरे सूदखोर महाजन का कार्य करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे कोलों का जमीन उनके हाथ से निकलने लगा। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीकू, जो कि गैर आदिवासी को कहते थे, के खिलाफ कोलों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलनी शुरू हो गई। अनुमानतः 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। जब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया, तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। आगे चलकर ये कोल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित हुए। आइए अब देखते हैं भूमिज विद्रोह। सन 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदारों के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया था कि उसके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। उपरोक्त सारी जनजातियों ने सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब विद्रोह शुरू हुआ, तब ये चाईबासा के बटालियन के सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजाने को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। आइए अब देखते हैं संथाल विद्रोह। आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई थी।
और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो दामने कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुत बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 400 गांवों के 10,000 संथाल अपने अस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिलकर गांवों में जुलूस निकाले। जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह प्रारंभ हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेल परियोजना थी। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों का काम पर लगाया, पर उचित मजदूरी नहीं दी। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया, तब उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। अनेक अंग्रेज मार डाले गए। संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी, जिन्हें कि दिकू कहा जाता है, और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे। आदिवासियों के इस तरह के संगठित विद्रोह ने अंग्रेज डर गए और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सिद्धू और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीक इनके पास नहीं थी। ये अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। जब सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति को अपनाना पड़ा। सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन लाया गया। आइए अब देखते हैं मुंडा विद्रोह। सन 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहात नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही यह कुशाग्र बुद्धि का था। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त की और इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। उस पर धर्म का भी बहुत प्रभाव था तथा उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। अतः सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातियों में भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया। 25 दिसंबर सन 1899 ईस्वी को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया।
8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया। 200 पुरुष एवं महिला मारे गए तथा 300 लोग बंदी बना लिए गए। कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई और परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विरोध तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था की। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेवार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्र आंदोलन में भाग ले रहे ताना भगत के आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। आइए अब देखते हैं कंध विद्रोह। उपरोक्त विद्रोह के अलावे उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरिया प्रथा, जिसे कि मानव बलि प्रथा भी कहते हैं, का प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में कंध आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन किया। उड़ीसा के ही भूइयां एवं जुआंग आदिवासियों ने वहां के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1867 ईस्वी में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। भारत के अन्य वन प्रदेशों में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1879-80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूल के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा, जिसे कि बलात् मजदूर प्रथा भी कहते हैं, के खिलाफ विद्रोह किया। मध्य प्रांत के भील तथा गोंड जातियों ने भी अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है। सन 1952 ईस्वी में सरकार ने नई वन नीति बनाई, जिसका समय समय पर संशोधन भी किया गया और किया जाता रहा है। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि वन्य समाज में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी औपनिवेशिक शोषण से तो मुक्त हो गए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं, सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन आ गया। यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया और वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया। 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। उसी तरह 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि वन्य समाज में निवास करने वाले जनजातियों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसने भविष्य में उनके लिए सुधार कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। तो पहला है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। दूसरा, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई कबीलों में बटा हुआ था। तीसरा, वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्र में घुसपैठ की गई। चौथा, जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच वैडिस ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की। पांचवा, तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। छठा, हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। सातवां, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामने कोह कहलाता था। आठवां, सन 1858 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। नौवां, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था। 10वां,
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। 11वां भारतीय वन अधिनियम 1865 को पारित हुआ। 12वां तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी को हुआ था। 13वां तमार विद्रोह 1789 ईस्वी को हुआ था। 14वां चेरो जनजाति पलामू के रहने वाली थी। 15वां कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। 16वां भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। 17वां सन 1855 के संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू था। 18वां झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला। तो आप सबों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।